नमस्कार। बात करने वाले हैं आज हम, फोटो में दिख ही गया होगा आपको, वाटरमेलन की। देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके बॉटेनिकल नेम की। बॉटेनिकल नेम इसका क्या है? सिट्रुलस लैनेटस। सिट्रुलस लैनेटस, ये कुकर लैनेटस, कुकुरबिटेसी वेजिटेबल में दूसरा है अपना। अच्छा, कमाल की बात क्या है इसके केस में, केस को हम पढ़ते तो वेजिटेबल में है, लेकिन है ये फ्रूट। हमारे यहाँ पर इसको कॉमनली कलिंदा तरबूज, आप लोगों के यहाँ भी वही कलिंदा तरबूज ही कहते हैं, हम भी कोई अलग थोड़ी ना, सब एक ही जगह के रहने वाले हैं। तो भाई तरबूज कलिंदा एक तरह से फल है, लेकिन आता ये किस में है? वेजिटेबल की कैटेगरी में है, मतलब कुकुरबिटेसी इसके अंदर आता है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। अगर आप कभी राजस्थान तरफ जाओ तो वहाँ इसको मतीरा कहते हैं, मतलब जब ये इमेच्योर कंडीशन में होता है ना, तो इसको मतीरा कहा जाता है। अब अपने अपने नाम हैं वहाँ के लोकल लोग, क्योंकि मैं वहाँ पर इस चीज़ को देख चुका हूँ। मैं राजस्थान गया था एक बार, तो वहाँ होटल में मैंने इसकी सब्जी खाई थी। सोचो, मैंने तरबूज की सब्जी खाई है। तो उन्होंने कहा है अभी सर ये तरबूज नहीं है, अभी ये कच्चा है, तो इसको हम लोग मतीरा कहते हैं और इसकी सब्जी बना लेते हैं। ये जब पक जाएगा तो उसको तरबूज कहेंगे, तो इसको वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में से हम लोग इसको एज अ फ्रूट के तौर पर ही यूज़ करते हैं। फैमिली की बात की जाए तो फैमिली वही है इसकी, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, काफ़ी सारी क्रॉप है कुकुरबिटेसी के अंदर। एक हम इससे पहले अपना कुकुम्बर पढ़ चुके हैं, ये सेकंड है आपकी वाटरमेलन, अभी और भी आएंगी। क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो इसमें 22 22 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है आज सुनने में मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, बैठा नहीं मतलब खराश ज़्यादा है। ऑरिजिन की बात की जाए तो ऑरिजिन है इसका ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये हो गया इसका ऑरिजिन। ये चार चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, ये तो आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करते हैं इस फ्रूट के अंदर, ये जो फल आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट है उसकी हम बात करते हैं। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वाटरमेलन के फ्रूट की, उसकी चर्चा करते हैं। इसके अंदर भाई क्या क्या, देखो सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर पानी ही है, हम सभी जानते हैं। लगभग इसके अंदर 95% तक हमें पानी ही पानी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन से, थोड़ा बहुत इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। अगर 100 ग्राम एडिबल पार्ट हम लेते हैं, इसका एडिबल पार्ट लेते हैं, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाता है लगभग 6.4 ग्राम। 6.4 ग्राम इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाता है। तो ठीक ठाक पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है डिहाइड्रेशन वगैरह के लिए। गर्मियों का फल है, बड़ा स्वादिष्ट फल है। विटामिन ए इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। विटामिन ए की बात की जाए तो वो है 590 IU। ये तो समझते ना आप, IU विटामिन ए की यूनिट है, IU। अभी आपको देखा होगा ये जो रेड कलर का है, अब तो पीले कलर वाले भी आ गए हैं। किसी ने, पता नहीं आप में से किसी ने खाया कि नहीं खाया, पीले कलर के भी आते हैं। मोस्ट कॉमन तो रेड वाले ही है। तो ये जो रेड कलर है इसका, ये लाइकोपीन की वजह से है। एक और पिगमेंट पाया जाता है लाइकोपीन के साथ साथ, एंथोसाइनिन। चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट है, कोई एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई ये जो रेड कलर है इसका, ये रेड कलर किसकी वजह से है। यहाँ पर दो पिगमेंट है, एक तो लाइकोपीन है, और लाइकोपीन के साथ साथ यहाँ पर एंथोसाइनिन भी पाया जाता है। इन दोनों की वजह से यहाँ पर ये रेड कलर देखने को हमें मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें दोनों में से किसी एक की, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइकोपीन का है। लाइकोपीन इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। अगर मैं यहाँ पर 100 ग्राम एडिबल पार्ट की बात करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे 4100 मतलब 4100 माइक्रोग्राम लाइकोपीन देखने को मिल जाता है। माइक्रोग्राम लाइकोपीन, इतना लाइकोपीन हमको 100 ग्राम के अंदर देखने को मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है, खास करके पीला वाला है तो उसमें कैरोटीन। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वो पीला वाला जो कलिंदा है, यानी पीला वाला जो तरबूज है उसमें, और ये जो अपना रेड वाला है, इसको पिंक भी बोल सकते हैं आप। पिंक तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी उसी शेड में है, तो पिंक रेड जो भी आप कहना चाहो। तो जो रेड पिंक वाला जो फ्लैश वाला है ना, इसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा है येलो फ्लैश वाले की तुलना में। इस बात को याद रखिएगा आप। जो पिंक फ्लैश वाटरमेलन है
इसके पास ज़्यादा कैरोटीन है, हैव मोर कैरोटीन देन द येलो फ्लैश। पीले कलर वाले वाटरमेलन की तुलना में इसके पास ज़्यादा कैरोटीन देखने को मिलता है। अच्छा, इसका ये फ्रूट तो है ही इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा वाटरमेलन की जो सीड है ना वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी प्रोटीन का सोर्स काफ़ी बढ़िया है वाटरमेलन के सीड्स। कई बार वाटरमेलन के सीड्स जो है, तरबूज के जो सीड्स है वो ड्राई फ्रूट्स के तौर पर भी इस्तेमाल की जाते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी में इसमें एडिबल ऑयल पाया जाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 45% आपको एडिबल ऑयल मिल जाता है। ऑयल माने कि फैट, यानी कि ये काफ़ी अच्छा है, फैट इसके अंदर काफ़ी बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। उससे भी अच्छी चीज़ इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत सारा है। ये मैं वाटरमेलन फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जो सीड है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको प्रोटीन देखने को मिल जाता है 30 से लेकर के 40% तक, 30 to 40% इसमें प्रोटीन हमें आराम से देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट की और इसके सॉइल की। चलो देखो, क्लाइमेट एंड सॉइल। क्लाइमेट कैसा चाहिए भी? क्लाइमेट की बात की जाए तो हम सभी को पता है ये गर्मियों के मौसम की फसल है, गर्मियों के मौसम में ही यूजुअली हमको देखने को मिलती है। इसको वार्म सीजन बहुत पसंद है, यानी कि ये एक वार्म सीजन की क्रॉप है। कोई बात नहीं है सर, बढ़िया पॉइंट है। आगे बताओ, आगे बताएं इसमें कि भाई ये तो कोल्ड क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं कर पाता, उसको विद होल्ड नहीं कर पाता, स्पेशली फ्रॉस्ट कंडीशन को तो बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता। कैन नॉट विद होल्ड द कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे मौसम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली फ्रॉस्ट को। तो पाला जब पड़ता है ना उस समय तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उस समय खेती कोई करता भी नहीं है। मोस्टली इसकी जो खेती होती है वो गर्मियों के मौसम में ही की जाती है। इसके सीड जर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे बढ़िया जो सीड जर्मिनेट होता है वो 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, जो कि सबसे बढ़िया टेम्परेचर माना गया है इसके लिए, 25 से लेकर के 30 डिग्री। और वहीं मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी सबसे बढ़िया मानी जाती है इसकी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। फ्रूट मैच्योरिटी अकर्स बेस्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत बढ़िया होती है। मिट्टी की बात की जाए, किस तरह की मिट्टी यहाँ पर चाहिए, तो इसको सबसे बढ़िया मिट्टी या तो सैंडी हो, सैंडी टच उसमें जरूर होना चाहिए, तो सैंडी लोम या लोमी सॉइल बढ़िया मिट्टी मानी जाती है, और ड्रेनेज उसका बढ़िया हो। तो सैंडी लोम या फिर हम कहें लोमी सॉइल, लोमी सॉइल ये बढ़िया है। बस ड्रेनेज अच्छा खासा होना चाहिए, इसमें वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी उसके अंदर ना भरा हो। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ऑप्टिमम पीएच, मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से लेकर के 7 के बीच में हमें रखना है, 6.5 to 7, ये बढ़िया पीएच माना जाता है। अब बात करते हैं इसमें सरदर्द वाली बातें, जिसे देख करके बच्चों को बुखार आ जाता है, वो है इसकी वैरायटी। वैरायटी बाकी में बच्चों को बुखार आ ही जाता है वैरायटी का नाम सुनते ही, क्योंकि वैरायटी कब तक याद करेंगे, कितनी याद करेंगे, 1-2 हो तो चल जाता है। किसी एक वैरायटी मतलब किसी एक क्रॉप में अगर मैं तो कहता हूँ 100 वैरायटी भी है ना तो बच्चा याद कर लेगा। हर एक क्रॉप में 20-20, 25-25 ऐसे करते जाएं, सभी क्रॉप की मिला दी जाए तो बहुत है, वैरायटी का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बच्चों को समझाता हूँ, वैरायटी बहुत ज़्यादा पढ़ना भी कोई सेंस वाली बात नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, एक करंट अफेयर को लेकर के, एक वैरायटीज़ को लेकर के। इनका कोई लिमिटेशंस नहीं है, इनका कोई फिक्स सिलेबस थोड़ी होता है कि इतना ही करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर तो करंट अफेयर है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ करके चले जाओ आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई इसकी गारंटी नहीं है। तो पढ़ो एक लिमिटेशन में पढ़ो, हमें बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना उसके पीछे कि नहीं करंट अफेयर ही पढ़े जा रहे हैं, उतना भी ध्यान नहीं देना है। ऐसी ही वैरायटी पर भी मैं यही कहता हूँ, वैरायटी जितनी इंपॉर्टेंट बता रहा है आपका टीचर वो पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो पढ़ लो, उन किताबों में जो इंपॉर्टेंट वैरायटी दी हुई है वो पढ़ लो, कुछ एग्जाम्स में, पुराने एग्जाम्स में जो वैरायटी पूछी गई है वो पढ़ लो,
बाकी का एक वैरायटी, मतलब एक क्रॉप की आप सभी वैरायटी पढ़ने बैठ जाओगे तो वो नामुमकिन जैसा काम है, नहीं कर पाओगे। बहुत वैरायटी है, लिमिट ही नहीं है उनकी। तो वैरायटी भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपने अपने अपनी जो भी आपकी मतलब कह सकते हैं जो कैपेसिटी है आपकी पढ़ने की, याद करने की, उस हिसाब से आप वैरायटी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ 8-10 वैरायटी बताऊंगा जो बड़ी पॉपुलर वैरायटी है। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर भी मेंशन है और सीरीज़ भी अपनी वही है, तो वहीं से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें एक पॉपुलर वैरायटी है अर्का ऐश्वर्या, कुछ पॉपुलर वैरायटी है, बस वही लिखना है आपको, अर्का ऐश्वर्या। इनके अलावा भी आप याद कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी कह सकते हैं आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आपको और याद करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये लिमिटेड है, कम से कम इतनी तो याद आपको करनी पड़ेगी जितनी मैं बता रहा हूँ। तो अर्का ऐश्वर्या होगी। इसके अलावा एक अर्का आकाश वैरायटी है इसकी, अर्का आकाश, ये भी बढ़िया वैरायटी है। एक अर्का ज्योति वैरायटी है, अर्का ज्योति वैरायटी है। एक अर्का मनिक वैरायटी है, अर्का तो अर्का ज्योति है, अर्का मनिक वैरायटी। 2-3 बार यहीं पर मैं नाम को रिपीट करता हूं, आप अगर 2-3 बार मेरे साथ इन्हीं वैरायटी के नाम को रिपीट करोगे, 1 मिनट, तो आपको आधी से ज़्यादा वैरायटी यहीं याद हो जाएंगी। इसके अलावा एक अपना आशी यमाटो है, अब नाम ही ऐसा है तो क्या कहें, यमाटो, ये भी बढ़िया वैरायटी है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। आशी यमाटो पर एक दुर्गापुरा केसर के नाम से आती है, एक दुर्गापुरा लाल के नाम से आती है, दुर्गापुरा केसर वैरायटी है। एक दुर्गापुरा, ठीक है, दुर्गापुरा लाल के नाम से एक वैरायटी है। इसके अलावा एक दुर्गापुरा मीठा के नाम से वैरायटी आती है, दुर्गापुरा मीठा। ये दुर्गापुरा के नाम पर 3 वैरायटी बड़ी पॉपुलर है, दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा लाल और दुर्गापुरा मीठा। इसके अलावा काशी नाम की एक वैरायटी है, काशी पीतांबर, काशी पीतांबर, इसको याद रखो। काशी का नाम जब भी आपके दिमाग में आ जाए ना, समझ जाना कि ये वैरायटी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल साइंस वाराणसी से रिलीज हुई है। वही है काशी के देवता हमारे प्रभु। तो काशी नाम आपको कभी भी दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस से ही रिलीज हुई है। वहाँ जो कुछ भी होता है सब उन्हीं की देन है, काशी विश्वनाथ। चलो आगे बात करें अपन, जैसे अपन बात करते हैं पूसा, इसमें भी एक वैरायटी है पूसा बेदाना, वो बड़ी अच्छी वैरायटी है, इसको भी लिख लो, पूसा बेदाना। तो ये पूसा जो शब्द है ये कभी भी दिखता है हमको तो हम समझ जाते हैं IARI की वैरायटी है। इसके अलावा एक शुगर बेबी वैरायटी है इसकी, जो काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, शुगर बेबी, ये बढ़िया वैरायटी है। एक थार महक वैरायटी है इसकी, थार महक। तो ये इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी है और मैं ये नहीं कहता कि ये वैरायटी बस इतनी ही है, अभी वैरायटी बहुत है, जितनी मैंने लिखाई है इसकी 4 गुना और मिल जाएंगी आपको किताबों में, पर ये लिमिटेड वैरायटी मैंने आपको बताई है। एटलीस्ट इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा, कम से कम इनको तो याद कर ही लीजिएगा। अब बात करते हैं इनके सीड रेट की, कि कितना सीड रेट यहाँ पर हमको रखना चाहिए। तो देखो हाइब्रिड के लिए वैसे सीड रेट अलग है, बट नॉर्मल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 3 से लेकर के 3.5 किलो हमें यहाँ पर सीड रेट रखनी है, kg पर हेक्टेयर। ये नॉर्मल है 3 से 3.5 किलो। बाकी का अगर हाइब्रिड है तो हाइब्रिड के लिए इसका 1/3 कर दीजिए, 1/3 ऑफ इट्स फॉर दी हाइब्रिड वैरायटी। यानी कहने का मतलब मेरा बस यही है कि जो आपकी नॉर्मल वैरायटी है उनकी जो भी आप सीड रेट रख रहे हो, हाइब्रिड के लिए उसका आप 1/3 का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और है, जैसे एक केमिकल है टीबा, नाम आप लोगों ने सुना होगा, TIBA। इस नाम की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना उसको। निपिंग का एक प्रोसेस था चने के अंदर, निपिंग प्रोसेस, जिसमें कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चने में जो निपिंग की प्रक्रिया होती है वो या तो अपन बाय हैंड कर सकते हैं या भेड़ों के झुंड जो होते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप्स, उनकी ग्रेजिंग करवा के भी कर सकते हैं। केमिकल में बात करें हम लोग टीबा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो यहां पर इसका क्या यूज करना है, इसका फॉलियर स्प्रे कीजिए, इससे फ्रूट सेट बढ़ते हैं। क्या होगा, अच्छा ये केवल करना है या कुछ और भी? इसके अलावा आप यहां पर मोलिब्डेनम और थोड़ा सा कैल्शियम का भी अप्लाई कीजिए। अच्छा ये आपको देना कितना है, 25 से लेकर के 50 ppm, ये आप इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ आप थोड़ा यहां पर मोलिब्डेनम, थोड़ा सा आप यहां पर मोलिब्डेनम को भी अप्लाई कीजिए। मोलिब्डेनम मात्र 3 ppm आपको देना है, 3 ppm मोलिब्डेनम। थोड़ा सा आप यहां पर कैल्शियम भी दीजिए। कैल्शियम कितना देंगे आप यहां पर, 20 ppm, इतना आप यहां पर कैल्शियम दे दीजिए। ये तीनों चीजें आप अप्लाई कीजिए। माफ कीजिएगा, आज मैं थोड़ा बीच बीच में से स्क्रीन से गायब हो जाता हूं क्योंकि थोड़ा गला खराब है। हाँ जी, तो ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड इसका फॉलियर स्प्रे करना है। फॉलियर स्प्रे के साथ साथ आपको मोलिब्डेनम और कैल्शियम भी आपको इसी रेट में देना है। इसको करने से होगा क्या, अच्छा इसको अप्लाई कब करना है पहले तो ये बताएं। ये आप अप्लाई करेंगे हमेशा 2 to 4 लीफ स्टेज पर, 4 लीफ स्टेज पर आप इसको अप्लाई कीजिए। अब तो सर सस्पेंस बता दो कि होना क्या है, क्यों अप्लाई करना है। एक्चुअल में इसको जब आप अप्लाई करते हो तो इससे फीमेल नंबर जो है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ जाते हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर जो है उनके नंबर बढ़ते हैं। अब फीमेल फ्लावर के नंबर बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फ्रूट कहाँ आते हैं, फीमेल में आते हैं, तो फ्रूट सेट इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग द फ्रूट सेट बढ़ेंगे तो यहाँ पर उपज जो है, यील्ड जो होती है वो भी हमको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग में देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हार्वेस्टिंग को जज कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर हार्वेस्टिंग है। एक बात ध्यान रखिएगा, तरबूज का फल एक ऐसा फल है जिसे बाद में नहीं पकाया जा सकता। जितना भी उसको पकाना है उसको पेड़ के साथ ही पकाइए, मतलब उसकी जो बेल है उसके साथ ही उसको पकाना है, क्योंकि ये एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ये तो आप समझते होंगे ना, क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं। ये जो है वो एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी कि इसको हमेशा फुल राइप स्टेज पर ही आपको हार्वेस्ट करना है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट और क्लाइमेट्रिक फ्रूट में थोड़ा बहुत अंतर तो आपको पता होगा, इसलिए हमेशा इसको फुल राइप स्टेज पर ही हार्वेस्ट किया जाए। इट मस्ट बी हार्वेस्टेड एट फुल राइप स्टेज, क्योंकि एक बार इसको आपने हार्वेस्ट कर लिया तो फिर आप इसे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं पका सकते। अगर आपने कच्चा हार्वेस्ट कर लिया तो वो कच्चा ही रह जाएगा। फिर यूजुअली इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो यूजुअली हम लोग जिस दिन बुवाई करते हैं उसके 80 से 100 दिन बाद या 110 दिन बाद हम लोग यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आफ्टर, अब वो डिपेंड करता है अलग अलग वेराइटीज के ड्यूरेशन के बेसिस पर। सोइंग के 80 से 100 दिन बाद आप यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैच्योरिटी को डिसाइड करने के। फैक्टर टू डिसाइड द मैच्योरिटी, कई सारे फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो आपने देखे हैं लेकिन कभी आपने इस चीज को नोटिस नहीं किया। जैसे एक फैक्टर है मेटेलिक साउंड का। मेटेलिक साउंड मतलब क्या मेटल को इसके साथ बजाना है, क्या करना है। मेटेलिक साउंड से मतलब आपने कभी बाजार में आप कभी गए हो, आपने इस तरबूज को खरीदा होगा, तो आपको अक्सर जब भी हम कहते हैं भैया यार थोड़ा सा अच्छा देना, पका हुआ होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, तो वो उसको लेकर ऐसे बजाता है, उस पर तपली मारता है, थप थप की आवाज़ आती है। तो वो एक्चुअली मेटेलिक साउंड तो मतलब ऐसा होता है कि भाई कहाँ है, अपने पास तो कोई मेटल ही नहीं है, मैं आपको सुनाऊँ। आपने सुना होगा मेटेलिक साउंड का मतलब क्या होता है, लोहे की जो आवाज़ होती है, लोहे के टन करने की जो आवाज़, मंदिरों में जो घंटी बजती है वो मेटेलिक साउंड है। ऐसी आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी आवाज़ जो रहती है वो डल शेप की रहती है, उसमें मेटेलिक साउंड जो रहता है, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो समझ जाते हैं कि भाई किस तरीके का साउंड हमें सुनना है। उसको एक्चुअल में हम लोग मेटेलिक साउंड कहते हैं। तो उसको बेचने वाला जो है वो उस पर तपली मारता है, उसको हल्की सी भारी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेटेलिक साउंड सुनाई पड़ता है, तो वो कह देता है अच्छा पका हुआ सर ले जाओ, बढ़िया निकलेगा। कई बार तो बस दिखाने के लिए थपली मारता है, कुछ भी सुनाई उसको खुद ना दे रहा हो, हाँ सर बहुत बढ़िया ले जाओ सर ले जाओ, ये होता है। लेकिन एक्चुअल में मेटेलिक साउंड जैसी चीज़ें वहाँ पर मैच्योरिटी को डिसाइड करने के लिए की जाती हैं। जो ईमानदार और एक्सपीरियंस है वो वाकई में इस चीज़ को बता करके और मेटेलिक साउंड सुन करके ही आपको वो देते हैं या बेच देते हैं। कुछ एक और चीज़ है इसके अंदर, वो है ग्राउंड स्पॉट। ये भी बढ़िया पॉइंट है समझने का। ग्राउंड स्पॉट, ये चीज़ भी आपने नोटिस की होगी कि जब भी आप तरबूज खरीदते हो तो जो तरबूज होगा वो पूरी तरीके से कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा।
इसके अलावा कुछ एक आध जगह पर, मान लीजिए इस वाली जगह पर हल्का सा वहां पर येलोइश नजर आ जाएगा, देखा है, पूरा की पूरा येलो नहीं होगा, पूरा की पूरा वो ग्रीन होगा, बस किसी एक जगह पर वो येलो कलर का होगा। एक्चुअल में वो येलो कलर का क्यों आया? क्योंकि जब फील्ड में ये तरबूज जहां पर भी पड़े रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये फील्ड ही है, तो फील्ड में जब ये पड़ा होगा तो ये जिस तरफ से मिट्टी पर रखा होगा, यानी जो साइड मिट्टी से टच करती होगी, जो साइड इसकी ग्राउंड से टच करती होगी, वो येलो कलर का दिखता है। तो ग्राउंड स्पॉट अगर वहां पर फ्रूट जो टच कर रहा है, फ्रूट साइड विच टचेस द ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच कर रही है वो येलो हो जाती है। ये भी एक बहुत बढ़िया संकेत है कि फल जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। तो आप भी अगर मार्केट में कभी इस तरह के फल खरीद रहे हैं तो देख लो एक येलो कलर का स्पॉट है कि नहीं है। अगर है, इसका मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर फ्रूट है, मीठा निकलेगा। अब मीठा ना निकले को मैं नहीं कह सकते, इस बात की गारंटी, मैं भी आपको किताबी भाषा बता रहा हूँ और जितना मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक मेटेलिक साउंड से आप इसकी मैच्योरिटी को डिसाइड कर सकते हो और एक ग्राउंड स्पॉट से डिसाइड कर सकते हो कि भाई जो पार्ट मिट्टी को टच करता है वो पीले कलर का हो जाता है, तो वो उससे भी अपन कह सकते हैं कि भाई फल जो है पूरी तरह से पक चुका है। सॉरी। तो ये भाई कंप्लीट हो गया अपना। कंप्लीट तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं चूंकि अपनी सीरीज चला रहा हूँ यहाँ पर हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डाटा बता रहा हूँ, अनलिमिटेड डाटा बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट इतना डाटा तो आप याद रखो, आपके नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, JRF एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।